हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल पर स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर हम क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 5 जिसको हमने पिछली क्लासेस के अंदर शुरू किया था उसकी जैसे बात करें तो पार्ट 3 पहले हो चुके हैं और आज की क्लास के अंदर पार्ट 4 करने वाले हैं। और पिछली क्लासेस के अंदर हम पार्ट 3 के अंदर जैसे इस चैप्टर के अंदर यात्री दिए गए उन सभी यात्रियों के परिचय के बारे में पढ़ा था, मतलब कि वो किस शासनकाल के अंदर आए थे, वो कौन सी बुक लिखी थी और उन्होंने जो यूरोप के साथ भारत की तुलना की उसके बारे में मतलब थोड़ा सा परिचय लिया था। और आज की क्लास के अंदर हमने जो उन्होंने विवरण लिखे थे उनके जो भारत के अंदर भारत की जो चर्चा की थी, भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में, उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो फिर आज की क्लास को अब हम शुरू करते हैं। चलिए पहले हम अल-बिरूनी के बारे में चर्चा करेंगे, उसने क्या लिखा। उससे पहले हम चर्चा करते हैं कि अल-बिरूनी क्या क्या कठिनाई आई भारतीय समाज को समझने में। भारतीय समाज को समझने में अल-बिरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा, मतलब कि उस समय जैसे बात करें ब्राह्मण ग्रंथ और वो संस्कृतवादी परंपरा थी उसके संबंध में क्या क्या बाधाएं आई अल-बिरूनी को समझ में बाधाएं और उनको किस प्रकार अल-बिरूनी ने विजय किया उसके बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः यात्रियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी देखा उसकी तुलना प्रथाओं से की जिससे वे परिचित थे, मतलब कि जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर जो भी यात्री आए उन्होंने जो भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था को देखा उसकी तुलना किससे की जिससे वो परिचित थे। ठीक है, आगे बात करें तो अल-बिरूनी को भारतीय संस्कृति समझने में अवरोध, मतलब भारतीय संस्कृति को समझने में अल-बिरूनी क्या क्या कठिनाइयां आई उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आज सबसे पहला अवरोध था भाषा, मतलब कि अल-बिरूनी को सबसे पहला अवरोध थी भाषा। उसके अनुसार संस्कृत अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि उसको अनुवाद करके समझना कठिन था। अल-बिरूनी एक और कठिनाई ये थी कि जो संस्कृत भाषा थी उसको समझना बहुत कठिन था क्योंकि वो फारसी और अरबी से बिल्कुल भिन्न थी। क्यों भिन्न थी उसके बारे में सबसे पहले बात करें। संस्कृत को समझने के लिए गहन व्याकरणिक नॉलेज होना जरूरी था, व्याकरणिक समझ होना जरूरी था, समझ। और दूसरा बात करें तो एक शब्द के कई अनेक अर्थ थे, मतलब कि संस्कृत भाषा के अंदर उसको समझने के लिए गहन व्याकरणिक समझ होना जरूरी था। और दूसरा एक शब्द के कई अनेक उसके अर्थ थे, इसलिए उसको समझने के लिए जैसे बात करें तो जो जिसके बारे में चर्चा की जा रही है उसके बारे में बात थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी था, वरना उस जैसे पैराग्राफ हो गया उस संस्कृत ग्रंथ के अंदर उसको समझना कठिन था। आगे बात करें तो धार्मिक अवस्था, दूसरी कठिनाई क्या थी धार्मिक अवस्था। यहाँ के लोगों की रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताएं प्रथाएं अल-बिरूनी के अनुसार बिल्कुल भिन्न थी, मतलब कि भारत के अंदर उस समय जैसे अलग अलग धर्मों के व्यक्ति मानने वाले थे और जैसे बात करें मूर्ति पूजा हो गया, बौद्धवाद, इस प्रकार की मान्यताएं थी, उसको समझने के लिए जैसे बात करें अल-बिरूनी के लिए भिन्न था। आगे बात करें अभिमान, उस समय जैसे भारतीय समाज 4 वर्णों के अंदर बटा हुआ था। सबसे उच्च बात करें तो ब्राह्मण था, उसको जो संस्कृत भाषा का ज्ञान ब्राह्मण वर्ग को था, इसलिए अल-बिरूनी को बड़ी रुकावट थी, मतलब अपने आप को श्रेष्ठ समझना भी अपने आप में बड़ी रुकावट थी, मतलब ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे उसको भी एक बड़ी रुकावट थी। ठीक है, ये 3 कारण थे अल-बिरूनी को समझने में बाधाएं थी। उसके बाद समाधान क्या हुआ। समस्याओं को जानकारी होने के पर भी अल-बिरूनी लगभग पूरी तरह ब्राह्मणों द्वारा रचित ग्रंथों पर आश्रित रहा, मतलब कि जो अल-बिरूनी था इन समस्याओं को पता था कि ये समस्याएं है फिर भी इन ग्रंथों पर आश्रित रहा। उसके बाद क्या, भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियां तथा मनुस्मृति को बात करें तो अल-बिरूनी ने पढ़ा। ठीक है, तो इस स्लाइड के अंदर इतना था, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था संबंधित क्या विचार लिखे उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अल-बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण, अल-बिरूनी ने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी, मतलब अल-बिरूनी ने भारत की जो 4 वर्णों को देखा उसके बाद उसने जो तुलना की है प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों की मान्यता थी। सबसे पहले घुड़सवार और शासक वर्ग, दूसरा बात करें भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित, दूसरा वर्ग ये था चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा वैज्ञानिक, ये तीसरा वर्ग, और बात करें तो अंत में कृषक तथा शिल्पकार। इन 4 वर्णों के बारे में तुलना की है अल-बिरूनी ने फारस के साथ भारत की, और भारत तक ही सीमित नहीं, मतलब दूसरे शब्दों में वह ये दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ साथ ही उसने दर्शाया कि इस्लाम में
सभी लोगों को समान माना जाता था और उसमें उनमें भिन्नताएं थी कि वो धार्मिकता के पालन में थी। मतलब जो इस्लाम के अंदर जो भिन्नता थी वो धार्मिकता के पालन में थी और सभी लोगों को समान माना जाता था। और अल-बिरूनी ने भारत की जो 4 वर्णों की व्यवस्था देखी उसकी तुलना फारस के साथ की और वहां पे भी 4 वर्ण थे। इस प्रकार अल-बिरूनी ने लिखा है, जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद, मतलब अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था के ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने के बावजूद अल-बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। मतलब अल-बिरूनी ने अपने विवरण के अंदर अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। उसने लिखा कि हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। मतलब कि जो वस्तु अपवित्र होती है वह अपने पवित्र होने के जैसे बात करें तो प्रयास करती है, वो भी सफल भी होती है। जैसे उसने उदाहरण लिखे है कि मूल स्थिति, जैसे उसने उदाहरण लिखे, सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, मतलब सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, यह उदाहरण दिया है अल-बिरूनी ने। और उसने एक और उदाहरण दिया कि समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। मतलब कि इस प्रकार जो अस्वच्छ जैसे बात करें तो वस्तु या कुछ जैसे व्यक्ति या कुछ भी हो, वह अगर प्रयास करे तो वो क्या हो सकता है, पवित्र हो सकता है। उसके बारे में उसने लिखा है, जैसे सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और पानी के गंदे पानी को समुद्र के अंदर जो नमक स्वच्छ करता है उसके बारे में उसने उदाहरण लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल-बिरूनी ने जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। मतलब कि जैसे अल-बिरूनी ने लिखा है कि अगर जो अपवित्र वस्तु या कुछ भी हो वह स्वच्छ नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके अनुसार अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। ठीक है, अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था के बारे में यह विवरण लिखा है। अब हम बात करते हैं कितनी ये व्यवस्था के बारे में जो अल-बिरूनी लिखा है वो कितनी सच्चाई है, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बढ़ते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि अल-बिरूनी ने जो अपने ग्रंथ के अंदर लिखा और वास्तविकता में क्या स्थिति थी उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, अल-बिरूनी जैसा कि हमने देखा जाति व्यवस्था के विषय में अल-बिरूनी का विवरण उसके नियमित संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। क्या गहनता से प्रभावित था? मतलब कि जो अल-बिरूनी ने संस्कृत ग्रंथ पढ़े थे जिसके अंदर ब्राह्मण नीति और जैसे बात कर नियम लिखे हुए थे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के, उसके अंदर जो कठोर नियम लिखे थे उसके अल-बिरूनी ने पढ़ा था और उससे गहनता से अध्ययन करने के बाद उससे प्रभावित होकर ग्रंथ लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने और नियम प्रतिपादन किया गया है। मतलब कि इन ग्रंथों के अंदर ब्राह्मणवादी व्यवस्था नियमों का प्रतिपादन किया गया है कठोरता से, लेकिन वास्तविकता जीवन में ये व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। मतलब कि जो वास्तविक जीवन के अंदर ये व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। मतलब हम जानते हैं जैसे जो किताब के अंदर लिखा हुआ होता है और असलियत में होता है वो कितना अंतर होता है, इसी प्रकार इसमें भी लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए अत्यंत या मतलब कि निचली जाति, निचला वर्ग लिख सकते हैं, व्यवस्था से परे थे नामक श्रेणी से सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। जो निचली श्रेणी थी वो किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। और दूसरे शब्दों में कहें, हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था। मतलब कि जो निचली श्रेणी थे वो जमींदार और किसान वर्ग था उसके मतलब कार्य करते थे उसके साथ, और उन्हें बात करें तो इन्हें भी सामाजिक श्रेणी में शामिल किया जाता था। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।